बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे MGT 401 के लेसन नंबर 3 की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली है कि हम इसके अंदर इस स्टेटमेंट के अंदर कैश के लेन देन को लिखते हैं। ठीक है, कितना कैश मैंने रिसीव किया या कितना कैश पे किया। जिससे भी कैश लिया है वो कैपिटल की शक्ल में लिया है, वो डेट की शक्ल में लिया है, वो डेटर से लिया है, वो क्रेडिटर्स को पे किया है, वो एसेट परचेज किया, व्हाट्सो एवर कैश का लेन देन इसी में लिखा जाएगा। अब हम जो लेन देन होता है हमारा, ठीक है, हम इसको तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। जो पहला हिस्सा है हमारा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चौथे नंबर पर जो लिखा हुआ है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है वैसे, बल्कि इसमें हम लिखते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का कैश है उसको ऐड करके हम इसका इस साल का कैश फाइंड आउट करते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि पिछले साल का कैश जो है वो ज्यादा, इस साल का कैश नेगेटिव में आया हुआ है। हालांकि नेगेटिव कैश तो नहीं होता, लेकिन जो कि पिछले साल का ही पड़ा हुआ था तो वो हमने यूटिलाइज कर लिया, तो हमारे पास बैलेंस जो है वो वैल्यू अक्सर औकात माइनस हो जाती है। हम ऐड कर रहे होते हैं लेकिन वो माइनस हो रही होती है। फर्क कोई भी नहीं पड़ता। बेसिक चीज ये है कि हमें कैश जो हमारे पास है जहां जहां से आया वो लिखना है, जहां जहां पे किया वो लिखना है, और एट द एंड जो फिगर बचेगी उस फिगर को हमने मेंशन, वो आगे बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करना होता है। ठीक है जी। ये हमारा टोटल चार एक्टिविटीज हो गई कैश फ्लो स्टेटमेंट की। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे जी। सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या कुछ आता है? इसमें सिंपल ये नाम खुद ही बता रहा है कि इसमें क्या कुछ आएगा। इसमें आपके ऑपरेशन से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज आएंगे। अब ऑपरेशन से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। आपको ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेशन से ताल्लुक रखती हैं। तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ करंट एसेट्स, all the activities of current assets and all the activities of current liabilities are the part of operating activities। उसमें देखें करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। आपके डेटर्स हैं, इन्वेंट्री है, कोई भी रिसीवेबल्स है, कोई प्रीपेड है, व्हाट्सो एवर जो भी आपके करंट एसेट्स होंगे ये सारे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे हैं। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज हैं, उसमें क्रेडिटर्स हैं और आपके पेएबल्स हैं। ये आपके, और यार एक सारी की सारी आपकी क्या हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां मैं आपको बताता चलूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हवाले से कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपको जो दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और मेरे आपके इस लेसन के बाद यानी कि दो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोडेड हैं चैनल पर भी, वो दोनों के दोनों इनडायरेक्ट मेथड के हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का होता है, डायरेक्ट मेथड का नहीं आता। तो डायरेक्ट मेथड में थर्ड से समझा दूं कि हम डायरेक्टली लिखते हैं कि वेयर द कैश रिसीव्ड, फ्रॉम वेयर सॉरी, कहां से कैश आया, और टू होम कैश पेड, किसको कैश पे किया। ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में हम इंक्रीज और डिक्रीज मेंशन करते हैं। अब मैंने चार दफा लिख दिया, मतलब ये है कि इंक्रीज ऑफ करंट एसेट्स, डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स, डिक्रीज ऑफ करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज ऑफ करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स इंक्रीज हो तो ये कैश आउटफ्लो है, डिक्रीज हो तो इनफ्लो है। करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो तो आउटफ्लो है, इंक्रीज हो तो इनफ्लो है। किस तरह से? आप देखें, आपने उधार परचेजेस की तो अब क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, उनको भी आपने कैश पे करना था,
तो अगर करंट एसेट्स में इजाफा हो गया, उधर से करंट लाइबिलिटीज में भी इजाफा हो गया, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज जो है वो कैश में इजाफे का बात बनेंगे। और इसी तरह असना में उसी करंट डेटर क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करते हैं, तो भी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका कैश आउटफ्लो हो गया। कुछ इस तरह से। और इनडायरेक्ट मेथड का ही आता है। अब ये इंक्रीज डिक्रीज हमें पता कहाँ से चलता है? ये पता चलता है हमें बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में अब 2023 की जो बैलेंस शीट है और 2024 की, जो डिफरेंस होगा हर चीज का, वो हमें बताएगा कि 23 से 24 में जो एसेट है वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है यहाँ डिक्रीज हुई है, और फिर हम उसको एड लेस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को वो डिस्कस कर रहा है, जो अभी मैं आपको बता के आया हूं। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड, दो ही मेथड्स हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, ये हमने हाईलाइट कर लिया, ये इसका सारा उसने एग्जांपल दी हुई है। सेकंड हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो तीन चीजें आती हैं। इसमें क्या आता है? उसने जो कुछ भी लिखा है हमारा कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ तीन चीजें हैं: सेल और सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और सेल और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और रिसीव्ड डिविडेंड या डिविडेंड रिसीव्ड। ये तीन चीजें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं। इसके अलावा कोई भी चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होगी। तो देखिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आपने डिस्कस कर ली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिक्स एसेट्स को आपने डिस्कस कर लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो अब रह गया आपका फिक्स लायबिलिटीज और कैपिटल। वो डिस्कस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। लिखा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग ऑफ कैपिटल, इशूइंग डेट, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपर्चेज ऑफ एनटी, रीपेमेंट ऑफ डेट प्रिंसिपल्स। ये बेसिकली ये तीन ही चीजें हैं। किस तरह से? कैपिटल, डेट और डिविडेंड पेड, ये तीन चीजें हैं। अब कैपिटल में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, डेट में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, डेट रिसीव किया है या पे किया है, और डिविडेंड पेड, ये तीन चीजें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास आ गया एग्जाम्पल, वो ले रहा है सिग्निफिकेंस नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक्वायरिंग एन एसेट ऑन लीज। ये क्या होगा? एसेट में लीज भी लिया, तो एसेट को आप डेबिट करेंगे, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हो गई, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, और एसेट आया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एक्सचेंज ऑफ नॉन कैश एसेट्स, इनकमिंग एसेट, आउटगोइंग एसेट, मुख्तलिफ चीजें वो दे रहा है। इनको ऐसा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश क्या होता है जी? कैश कहते हैं जो ऑन डिमांड आपके कैश के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, यानी कि बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है, जो जो आपके पास कैश इन हैंड है। इसके अलावा कोई भी कैश या कैश नहीं है। हाँ, बाकी चीजें कैश इक्विवेलेंट जरूर हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश आर सब्जेक्ट टू द कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आता है इक्विटी इक्विवेलेंट्स डू नॉट क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस दे फिट द डेफिनेशन अबव द शॉर्ट। कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर तो क्विकली आप सेल कर सकते हैं और कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो वो भी कैश इक्विवेलेंट कहलाएगी। फिर है, जिस तरह आप इसकी मिसाल ये ले लें कि आपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रखवाया हुआ है। अब जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे जमा करवा सकते हैं। लेकिन एक आपने कौमी बचत स्कीम के सेविंग अकाउंट में पैसा रखवाया हुआ है, दोनों सेविंग अकाउंट है।
प्राइवेट बैंक के, कमर्शियल बैंक के सेविंग अकाउंट में आप पैसा जब चाहे जब निकलवा सकते हैं, तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का सेविंग अकाउंट है, वहां पे आपको कैश निकालने के लिए कोई महीना पहले अब अप्लाई भी करना पड़ता है, या 14 डेज अर्लियर। और दूसरा, आपको वहां पे पेनल्टी भी चार्ज होती है, यानी कि वो कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं। तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। फिर हमारे पास कौन सा आता है? प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर्स जो कैरिंग मैंडेटरी रिडम्पशन फीचर, जिनको लाजमी रिडीम किया जाएगा, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। उन प्रेफर्ड किया जाता है उनको रिडीम करने के लिए। बैंक ऑफ डायरेक्ट आगे कैश कैश इक्विवेलेंट्स में कुछ और भी सलाह दे रहा है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा बताता चलूं। मेरा बैंक में अकाउंट है, बड़ी अच्छी वर्क चल रही है, बड़ा अच्छा लेन देन चल रहा है, पैसे आते हैं चले जाते हैं। अब क्या होता है, कई दफा ऐसा होता है कि मैंने चेक इशू किया, लेकिन गलती से मुझे याद नहीं रहा कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, या मुझे पता था कहीं से पैसे आने हैं, लेकिन वो पैसे नहीं आते, और बंदा चेक लेके चला जाता है बैंक में। तो फिर बैंक से मेरी डील हुई है कि अगर कोई चेक आए तो अपने चेक डिसऑनर नहीं करना, उनको पैसे दे देने हैं, मुझे इन्फॉर्म कर देना है, वो पैसे मैं जमा करवा दूंगा। दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट मेथड प्रैक्टिस आ गई। डायरेक्ट मेथड होता है थोड़ा टेक्निकल है, इनडायरेक्ट मेथड इजी होता है। अच्छा जी, अब यहां पे हमारे पास एक कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है जी। देखिए सीधा सीधा है। ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद रिसीट्स में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया, लोन फ्रॉम बाबर आया, फ्रेश कैपिटल आया, कैश फ्रॉम डेटर्स, सेल्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, सेल ऑफ मशीन। ये एक ही साइड हम डिस्कस करते हैं, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये हमारी, अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल होता तो करंट एसेट होना था, तो उसका मतलब है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बाबर से लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फ्रेश कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बैडर्स रिकवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और सेल ऑफ मशीन हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है। जो चीजें मैंने बताई उनके उन पैमाने पर रख के जज करें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। दूसरी साइड पे आए तो वहां पे भी परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स का ध्यान में रखिएगा, ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है। कॉन्ट्रा अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी हेड में फिट नहीं भी हो रहा होता, और फिट हो भी रहा होता है। हम इसको कैपिटल के हेड में लिखते हैं, लेकिन ये कैपिटल तो है ही नहीं। बेसिकली ये कैपिटल में डिक्रीज का बायस बनता है ड्राइंग्स, इसीलिए इसको कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट कहते हैं। ऐसा अकाउंट जो किसी अपने पेरेंट अकाउंट में कमी या इजाफे का बायस बने, उसे कॉन्ट्रा अकाउंट कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सैलरीज वेजेस इलेक्ट्रिसिटी रेंट क्रेडिटर परचेज, ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, जबकि लोन रीपेड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। नीचे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इस सबको हमने लिखना है। अब ये देख लें आप। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स 66,350, कैश पेड टू सप्लायर्स 33,000, कैश पेड ऑन ऑफ द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज 8,000, कैश पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी सारा लिख लगा के 23,850 आ गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 800, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 500, इनकम टैक्स पेड, और ये नेट हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 21,250, ये नेट आ गया। इसके बाद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आनी थी, जो कि उसने नहीं लिखी। नेक्स्ट चलेंगे जी। स्टिल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आ गया, अब ये आप लोग खुद करेंगे जी। अब आ गया जी इंडायरेक्ट मेथड। अब इंडायरेक्ट मेथड में देखिएगा कि हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है ये। इससे आते हैं करंट एसेट्स में। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड। हाँ, ये डेटर्स देखें, उसने जरा मिक्स लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसको रीड करने में मुश्किल हो रही है। तो डेटर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू आउटफ्लो कंसीडर होगी और माइनस होगी। नीचे ढूंढते हैं जी, 1700 उसने कहाँ पे लिखा है? लिखा ही नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं लिखा उसने। चलें कोई नहीं। ये देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कमी आई है, ये ऐड होना था।
लेकिन उसने खैर तरतीब से प्रॉपर नहीं बनाया। चलें, कोई बात नहीं। हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए हैं आप उनको देखेंगे, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। जी, ये देख लिखा हुआ है, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, करंट एसेट में कमी है, ये पॉजिटिव होगा। डेटर इंक्रीज हुए हैं करंट एसेट में, ये देखिए 700 का इंक्रीज हुआ था। डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, नेगेटिव फिगर। प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए हैं, पॉजिटिव फिगर। क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं, नेगेटिव फिगर। और क्योंकि ये करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, नेगेटिव आएगी। और अक्रूड एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय, ये पॉजिटिव आएंगे। सेम वही बात कि एसेट्स इंक्रीज होने से नेगेटिव और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होने से नेगेटिव। आगे ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस लेसन था थोड़ा सा, हम इस पे मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट 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 आ जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड स्टिल चल रहा है। ये छोटे छोटे जो अकाउंट्स बनाए हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी भी अकाउंट्स को हमें ना बनाने की ना रीड करने की। जी, नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रैक्टिस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या मैंने बताया कि सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव्ड। ये उनके पहले तो वो बना रहा है अकाउंट, मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाया, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया। हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं आनी, हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट आती है और वो कहता है जी फलां चीज़ बनाते हैं, तो हम डायरेक्टली वही बनाएंगे, हम इस तरह की चीज़ें नहीं सीखेंगे। वैसे भी ये टी अकाउंट बने हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस जो भी चेंजिंग है ये वो, और क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड। जी, कंपनी और सिनेरियो प्रैक्टिस इनडायरेक्ट मेथड, अगेन वही आ गया। जी, ये अब सारी चीजें आपने खुद देखनी है। ठीक है, मैंने दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हैं, उनको डिटेल में मैंने समझाया है कि क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ लिखी जानी है, क्यों क्यों लिखी जानी है, तो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।